हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल से इंस्पायरिंग पर। तो इस समय हम डेली पॉलिटी की क्लास करते हैं। तो आज हम पॉलिटी में एक नया विषय लेकर के आए हैं। आज का हमारा विषय है फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग। वित्त आयोग भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसका एक जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ज़रूरी है कि हम समझें, क्योंकि अब तक ऐसा होता आया है कि वित्त कमीशन से यानी कि फाइनेंस कमीशन से लगातार क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आने की पूरी पूरी संभावनाएं बनी हुई है। तो चलिए पहले वो समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसका पहला संवैधानिक पृष्ठभूमि समझते हैं, उसके बाद यह क्या है कार्य वगैरह समझते हुए हमें आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारे देश का फाइनेंस कमीशन है यह कॉन्स्टिट्यूशन के 12 पार्ट के अंदर है और साथ ही साथ इसका जो वर्णन है इसके बारे में अनुच्छेद 280 के अंदर बताया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि फाइनेंस कमीशन किस पार्ट का हिस्सा है। तो फाइनेंस कमीशन 12th पार्ट का हिस्सा है। साथ ही साथ कौन सा आर्टिकल है इसका, तो इसका आर्टिकल है 280। वहीं साथ ही साथ अगर समझे तो ये क्या है, ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है। यानी कि यहाँ पर ये पूरी तरह से न्यायिक निकाय नहीं है, कंप्लीट जुडिशरी बॉडी नहीं है ये एक सेमी जुडिशरी बॉडी है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखने वाली बात है, परीक्षा में पूछ सकता है कि यह किस प्रकार की बॉडी है। तो यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि यह सेमी जुडिशियल बॉडी है। तो साथ ही साथ ध्यान रखेंगे अर्ध न्यायिक निकाय है। थोड़ा सा बाइलिंगुअल चलेंगे हम, क्योंकि कई लोगों का अब तक यह सजेशन आ रहा है कि हिंदी थोड़ा ज़्यादा हो जाती है और वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह ज़रूरी है कि अब हम थोड़ा बाइलिंगुअल रहें, ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम प्रॉपरली समझते चले साथ साथ। तो इसके आगे समझते हैं। अब जो हमारा फाइनेंस कमीशन है इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, साथ ही इसके मेंबर्स का सिलेक्शन कौन करता है, यह भी जरूरी जानने वाली बात है। तो फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं और इसका जो अपॉइंटमेंट होता है यह इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में 15 फाइनेंस कमीशन को इलेक्ट कर दिया गया है प्रॉपर, और उसकी जो सिफारिशें होंगी उन सिफारिशों को सन 2020 से 25 तक के लिए अप्लाई किया जाएगा। तो जो हमारा फाइनेंस कमीशन है इसको हमारे देश के प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया जाता है। साथ ही साथ इसको हर 5 वर्षों के लिए बनाया जाता है। अगर प्रेसिडेंट ठीक समझता है तो उसको ऑन द टाइम बना ले, यदि प्रेसिडेंट इसको ठीक नहीं समझता तो टाइम से पहले कितने भी समय पहले बना सकते हैं। जैसे कि जो हमारा 15th फाइनेंस कमीशन है उसकी जो सिफारिशें हैं वैसे तो वो सन 2020 से 25 के लिए अप्लाई होंगी, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन सन 2017 में ही बनकर तैयार हो गया था। उसके बारे में भी अभी हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि इसको ऑन द स्पॉट बनाया जाता है, इसको कभी भी समय से पहले बनाया जा सकता है या समय पर भी बनाया जा सकता है। तो अब हम समझते हैं कि इसके मेंबर कितने होते हैं। तो फाइनेंस कमीशन अब तक जितने ही बनते हुए हैं, हर फाइनेंस कमीशन की एक ही पॉलिसी रही है 1+4, यानी कि उसके अंदर एक जो होगा वो मेन होगा, जो अध्यक्ष होगा उस कमीशन का चेयरमैन होगा, साथ ही साथ 4 जो होंगे वो अन्य मेंबर्स होंगे इसके। तो 1+4 का क्राइटेरिया फाइनेंस कमीशन के लिए याद रखना है, एक अध्यक्ष बाकी 4 अन्य सदस्य। तो इसके हिसाब से साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक यह भी है कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति एक बार इसका सदस्य बन गया हो तो वह दोबारा इसका सदस्य नहीं बन सकता या इसका चेयरमैन नहीं बन सकता। अगर कोई व्यक्ति एक बार इसमें शामिल हो गया है तो उसके बाद वह दोबारा कितने ही बार फाइनेंस कमीशन का मेंबर रह सकता है। इसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन इसके लिए नहीं बनाए गए, ना ही इसके लिए कोई स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। तो आगे का थोड़ा समझ लेते हैं हम। इसके अलावा अब हम बात करते हैं योग्यताओं की, यानी कि किस व्यक्ति को फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया जाएगा और अदर मेंबर बनाया जाएगा, क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो व्यक्ति में हो इसका मेंबर बनने के लिए। तो पहले अध्यक्ष की स्थिति समझ लेते हैं कि चेयरमैन कौन बनेगा। तो फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनने के लिए जो व्यक्ति होगा वह व्यक्ति सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होगा, यानी कि उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए सोशल इश्यूज का। वह जानता हो कि वास्तव में जो सोशल इश्यूज हैं वो सोशल इश्यूज किस तरह के हैं, कैसे कैसे सोशल इश्यूज हैं जो हमारे देश की पब्लिक है, जनता है या प्रशासन है, वह किन किन समस्याओं से जूझ रहा है, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति होता है जिसको पूरी चीजों का नॉलेज होती है, तो और प्रेसिडेंट समझता है कि वास्तव में ये जो पर्सन है वो एबल है इस पोस्ट के लिए, तो ऐसे ही किसी व्यक्ति को चेयरमैन की पोस्ट पे अपॉइंट किया जाता है। वहीं अगर बात की जाए अन्य मेंबर्स की, तो अन्य 4 मेंबर्स को अदर कैटेगरीज के हिसाब से अपॉइंट किया जाता है। वो कैटेगरीज कौन कौन सी है देखते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति हो जो हाई कोर्ट का जज हो, यानी कि किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट का जज रहा हो, या फिर अगर वो जज नहीं है तो ऐसा व्यक्ति हो जो हाई कोर्ट का जज बनने के लायक हो। ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो वह व्यक्ति भी फाइनेंस कमीशन का मेंबर हो सकता है। साथ ही दूसरी बात देख लेते हैं कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे भारत के लेखा और वित्त मामलों की नॉलेज अच्छे से, कोई क्योंकि अज्ञान व्यक्ति का काम नहीं है। अगर यहाँ पे नॉलेज की कमी होगी तो यहाँ मामले खराब हो सकते हैं, फैसले गलत हो सकते हैं। तो हर मामले के अंदर एक्सपीरियंस देखा जाएगा, व्यक्ति का स्पेशल एक्सपीरियंस होगा तो ही व्यक्ति यहाँ मेंबर बनेगा। तो जो दूसरी चीज है यहाँ पर भारत के लेखा और वित्त मामलों का ज्ञान होना चाहिए, यानी व्यक्ति को पता होना चाहिए हमारे देश के अंदर जो इस प्रकार के लेखा और वित्त के मामले किस प्रकार के तक अप्लाई होते रहे हैं और आगे किन प्रकार के मामलों की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो वो मेंबर बनेगा। साथ ही साथ
ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे भारत सरकार के प्रशासन और वित्तीय मामलों का एक्सपीरियंस है। तो इसमें एक कैटेगरी यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के वित्तीय मामलों का और प्रशासन का अनुभव रखता हो तो ऐसा व्यक्ति भी इसके अंदर मेंबर बनने के योग्य है। मैं चौथी बात कर लेते हैं। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको भारतीय अर्थव्यवस्था का और अर्थशास्त्र का पूरी तरह से ज्ञान हो, अगर ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो ऐसा कोई व्यक्ति भी इस कमीशन के अंदर मेंबर बनने के लिए योग्य होता है। तो हमने यहाँ यह समझ लिया है कि जो चेयरमैन बनेगा, जो अध्यक्ष बनेगा, उसको क्या क्या जरूरी है होने चाहिए चीजें। साथ ही साथ हमने ये भी समझा है कि जो अदर मेंबर्स होंगे वह सभी अदर मेंबर्स क्या क्या क्वालिफिकेशन रखते हो, उनके अंदर क्या क्या योग्यताएं हो, कौन कौन सी चीजें वो पूरी करते हो। जो व्यक्ति इन सभी कैटेगरीज को पूरी करेगा वह व्यक्ति ही इस कमीशन के अंदर मेंबर बन सकता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो इसके अलावा हम इसके कार्य समझ लेते हैं, कौन कौन से कार्य करने होते हैं। एक बात कार्य समझने से पहले ध्यान रखिएगा, ये जो भी कार्य करेगा इसके सारे कार्य एडवाइजरी होंगे, यानी कि यह अपने आगे भारत सरकार को, भारत के राष्ट्रपति को केवल एडवाइस करेगा, ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकता। यानी कि यह जो भी चीजें बोलेगा उन चीजों को मानने के लिए भारत सरकार बाध्य नहीं है, कि ऐसा नहीं होगा इसने कोई रिपोर्ट आगे भेजी तो ये ऑर्डर करेगा कि आपको यह चीजें अप्लाई करनी ही है किसी भी कीमत पे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यह चीजों के लिए एडवाइजरी जारी करेगा, सिफारिशें करेगा, सरकार को बताएगा कि ये चीजें लागू हो सकती हैं, ऐसा ऐसा व्यवस्था को सुधारने के लिए किया जा सकता है। बाकी आगे की मर्जी सरकार की है कि वो माने या ना माने। वहीं आगे समझ लेते हैं हम किस प्रकार की सिफारिशें करेगा। पहली बात है करों के आवंटन को लेकर के, यानी कि यहाँ पर फाइनेंस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को, इंडियन प्रेसिडेंट को यह एडवाइस करेगा कि किस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट और सभी स्टेट्स के बीच में जो हमारा रेवेन्यू आ रहा है उस रेवेन्यू किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो यह इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और यह काम इसको हमेशा ही करना होता है। तो हमेशा ये राष्ट्रपति को बताएगा कि सेंटर के और सभी स्टेटों के बीच में किस प्रकार से रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। वहीं दूसरी बात देखने वाली है वहां पर यह होती है कि संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान। जाहिर सी बात है सभी राज्यों को भी अपने क्षेत्र के लिए काम करने होते हैं, केंद्र सरकार को भी काम करने होते हैं। तो यहाँ पर यह जो वित्त फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन यह भी एडवाइस करेगा कि जो राज्यों की संचित निधि है, तो राज्यों की संचित निधि को किस प्रकार से बढ़ाया जा सके, उनके राजस्व को किस प्रकार से इंप्रूव किया जा सके, जिससे कि राज्यों के लिए अधिक से अधिक सहायता के काम हो सके और उसके अंदर राजस्व को बढ़ाया जा सके और राजस्व को ज्यादा दिया जा सके। यह सभी कामों के लिए भी एडवाइस करने का जो काम है वह फाइनेंस कमीशन का काम है। वहीं तीसरी बात देखें तो यहाँ पर यह बात भी राज्य की संचित निधि को लेकर के है। तो यहाँ पर यह बताएगा कि राज्य की संचित निधि के अंदर जो धन है, जो रेवेन्यू है, जो कलेक्शन हो रहा है, उसको किस तरह से बढ़ाएं या उसकी ग्रोथ किस प्रकार से हो सकती है, ताकि जो वहाँ की नगर पालिकाएं हैं और जो वहाँ की पंचायत है, जिनको वहाँ पे क्षेत्रीय स्तर पर काम करना है, उनको अधिक से अधिक धन मिल सके और वो उस धन का प्रयोग जन सेवा के लिए खर्च कर सके। वहीं अगली बात यह भी है कि सुदृढ़ वित्त के हित में कोई विषय, मान लीजिए अगर भारत का राष्ट्रपति किसी भी वित्त से जुड़े हुए मामले को फाइनेंस कमीशन को सौंपता है या ऐसा कोई मामला भारत के राष्ट्रपति के सामने आता है जो मामला फाइनेंस कमीशन में जाने के योग्य है, तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति फाइनेंस कमीशन को यह सजेस्ट कर सकता है कि क्या क्या चीजें की जाए, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो उसके बाद यह सभी चीजें देखी जाएंगी, उसके बाद ही आगे के फैसले लिए जाएंगे। तो सुदृढ़ वित्त के हित में कोई ऐसा विषय होगा तो उसके लिए भी चीजें बताई जाएंगी। साथ ही साथ एक बात देखने वाली यह भी है, तो यह सभी चीजें इसके कार्य थी। तो कार्य के बाद में अब आगे देखते हैं थोड़ा सा क्या होगा। तो इसके आगे की चीज यह है कि एक डॉक्टर वीपी राजमन्ना थे जो चौथे वित्त आयोग थे। तो इन सभी चीजों को जैसे कि बता चुका हूं कि यह सभी चीजें एडवाइजरी होती है। तो एडवाइजरी होने की वजह से क्या होता है, जो हमारे डॉक्टर वीपी राजमन्ना थे इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट जारी करी। इनकी स्टेटमेंट यह थी कि जो भारत का वित्त आयोग है यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। तो यानी कि इसके जो सभी फैसले होते हैं न्यायिक नहीं होते हैं, फाइनल पूरी तरह से न्याय नहीं करते हैं। तो इसीलिए इसकी जो भी चीजें होंगी सब सिफारिश के तौर पे होंगी। तो सरकार का क्या जिम्मेदारी बनती है, सरकार यहाँ पर यह देखेगी कि उस फैसलों को लागू करना बाध्यकारी है या नहीं है। अगर इसकी सिफारिश बहुत ज्यादा जरूरी है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, फाइनेंस कमीशन इस सिफारिश को जारी कर देगा। तो यहाँ पर राजमन्ना ने भी ये बात बताई है कि जो चीजें हैं वो सब एडवाइजरी होंगी और साथ ही साथ जरूरी होंगी तो ही सरकार लागू करेगी, अन्यथा उनको लागू नहीं करेगी। तो चौथे वित्त आयोग राजमन्ना की स्टेटमेंट को याद रखना भी यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पर अब यह है कि 15वें वित्त आयोग आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है और क्वेश्चन आने की संभावना पूरी की पूरी रहती है। तो अब तक हमने यह समझ लिया कि वित्त आयोग किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से इसके अंदर कार्य होते हैं, सदस्यों की योग्यताएं क्या क्या होंगी, ये कार्य कैसे कैसे करेगा। तो अब हम यह समझ लेते हैं कि जो 15वें आयोग का गठन किया गया है वो किस प्रकार से किया गया, कौन कौन से मेंबर्स है, उसके सिफारिशें जो होंगी, जो काम होंगे वो कब से कब तक के लिए लागू होंगे। तो 15वें वित्त आयोग का जो गठन था वो सन 2017 में ही सरकार के द्वारा कर दिया गया था, यानी कि राष्ट्रपति ने अपॉइंट कर दिया था फाइनेंस कमीशन।
अब लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह आ गई है कि इसकी जो सिफारिशें होंगी वो सन 2020 से 25 के लिए लागू होंगी। क्यों होंगी, यहाँ भी ये समझने वाली बात है, क्योंकि वर्तमान में जो सिफारिशें चल रही हैं वह सभी सिफारिशें अभी 14th फाइनेंस कमीशन के अनुसार चल रही है। तो जो सिफारिशें 14th फाइनेंस कमीशन ने दी है वह सभी चीजें अभी चल रही हैं और 2020 तक वही लागू रहेंगी, और 2020 के बाद जो चीजें होंगी वो सब 15th फाइनेंस कमीशन की शुरू हो जाएगी। तो 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो है NK सिंह, ये एक IAS ऑफिसर है, तो इनको इसके अंदर चेयरमैन का पद दिया गया है। वहीं इसके बाद अरविंद मेहता इसके अंदर सेक्रेटरी पोस्ट पर है, ये भी एक IAS ऑफिसर है। तो यह दो महत्वपूर्ण पद है, याद रखना जरूरी है कि 15th फाइनेंस कमीशन में कौन सेक्रेटरी है और कौन चेयरमैन। तो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन NK सिंह और सेक्रेटरी अरविंद मेहता, बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इसके बाद अगला जो तीसरा मेंबर है इसके अंदर वो है अजय नारायण झा, तो ये इसके अदर मेंबर हैं। वहीं साथ ही अनूप सिंह और डॉक्टर अशोक लहरी भी इसके दो अन्य मेंबर हैं। तो 1+4 का रेशियो हमने शुरू में फाइनल किया था, तो पहला एक चेयरमैन है इसका यानी कि NK सिंह, इसके अलावा 4 अन्य मेंबर अरविंद मेहता, अजय नारायण झा, अनूप सिंह और डॉक्टर अशोक लहरी। वहीं इसके अलावा इस फाइनेंस कमीशन के अंदर एक अदर मेंबर अपॉइंट किया गया है, वह अदर मेंबर है रमेश चंद। यह रमेश चंद इसके अंदर एक पार्ट टाइम मेंबर के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं और यह भी इसके अंदर अपनी चीजों की बात रखेंगे और फैसलों में थोड़ा थोड़ा योगदान देंगे, लेकिन ये एक पार्ट टाइम मेंबर, जो उसके मेन मेंबर है वो यह 5 ही हैं, एक चेयरमैन प्लस एक चेयरमैन, एक सेक्रेटरी और बाकी के 3 अदर मेंबर्स हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने फाइनेंस कमीशन को प्रॉपर्ली समझ लिया है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आज की क्लास थोड़ी बाइलिंगुअल भी थी, तो इसके लिए भी अपने सजेशंस दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके, वो भी चीजें सीख सकें। एंड इन द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।